चलिए आज हम लोग फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट प्रकाश का परावर्तन, देखिए ऊपर में दिया हुआ है हेडिंग में प्रकाश के परावर्तन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर के अंतर्गत जितने ऑब्जेक्टिव होंगे, ये हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग एक एक करके देखते चलेंगे। बस आप अंतिम तक बने रहिएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा, है ना। तो आपको बस बने रहना है। पहला ऑब्जेक्टिव हम लोग का प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। क्या है ऑब्जेक्टिव? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो देख लीजिए आंसर जो होगा आपका वो आंसर 2 होंगे। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होंगे? 2 होंगे। याद हुआ आपको? और एक कॉपी खोलिएगा, उसमें आप ऐड भी करते चलिएगा, है ना। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। कंप्लीट रूप से आपको याद हो गया होगा। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ते और इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। क्या है सेकेंड नंबर क्वेश्चन? क्या कह रहा है सेकेंड नंबर क्वेश्चन? सेकेंड नंबर क्वेश्चन है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है परावर्तन के नियम से? तो अब इसके आंसर को भी हम लोग आसानी से जानेंगे। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। क्या होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है ना। एक बार चैप्टर का जो पीछे पूरा चैप्टर पढ़ाया है उसको जा कर के आप देख लीजिएगा, तो और ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा ऑब्जेक्टिव, है ना। तो परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं ना। समझ में आ गया होगा आपको। चलते हम नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोगों का? प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की जो किरण है ना, वो किस रेखा में गमन करती है? तो आप याद रखिएगा, वह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरण कैसी रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। यही हम लोग का आंसर है। कोई दिक्कत है क्या? प्रकाश की किरण कैसी रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखते हैं ना। 4 नंबर में क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है? तो आप याद रखिएगा, निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। चलते अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर कितना? 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? देखिए, किस माध्यम की चाल सबसे अधिकतम होती है? यानी कौन सा माध्यम ऐसा होता है जिसमें जो है ना चाल सबसे अधिक होता है? तो हवा माध्यम में सबसे अधिक चाल होता है। क्लियर हो गया होगा? हवा माध्यम में सबसे अधिक चाल होता है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बिल्कुल आसान से आप समझते चलिए। कहता है ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता उन्हें क्या कहते हैं? तो आप याद रखिए, जिस भी पदार्थ से होकर प्रकाश प्रवेश करेगा, यानी प्रकाश इधर उधर करेगा, है ना, बदमाशी कर सकता है ना, तो उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। जिस भी होकर प्रकाश गुजरेगा उसको पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर में देखिए क्या है? 7 नंबर में कहा जा रहा है, हाँ, ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार नहीं कर सकता। अभी हम लोग पढ़े थे, जिनसे होकर प्रकाश निकलेगा उसको पारदर्शी कहेंगे, और जिससे होकर नहीं निकलेगा उसको अपारदर्शी कहेंगे। तो आपका यह भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं हम लोग। कितना नंबर? 8 नंबर में देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है तेल लगा कागज, यानी तेल लगा कागज जो होगा वह क्या कहलाएगा? तो बाबू तेल लगा कागज पारभाषक कहलाता है। क्या कहलाता है? तेल लगा कागज पारभाषक कहलाता है। कंप्लीट हुआ? तेल लगा कागज पारभाषक कहलाता है। कोई दिक्कत? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आपके दिमागों में सेट है, समझ लीजिए, सिर्फ एक बार सुन लीजिए। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरणों के समूह को किरणपुंज कहा जाता है। क्या बोले? किरणों के समूह को किरणपुंज कहा जाता है। याद हुआ? किरणों के समूह को किरणपुंज कहा जाता है। ठीक, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में बस आप बने रहें अंत तक, मज़ेदार लगेगा। प्रकाश कैसी तरंग होती है? तो याद रखिएगा, प्रकाश कैसी तरंग होती है? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग और अनुप्रस्थ तरंग दोनों प्रकार की तरंगें होती है। तो प्रकाश किस प्रकार की तरंग होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। शायद यहाँ तक आप आसानी से समझ गए होंगे, है ना, क्लियर रूप से आप समझ गए होंगे। चलते हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ना।
देखिए बड़ा बिल्कुल एकदम कंप्लीट रूप से आप समझते चलिए और अंतिम तक बने रहिएगा। दर्पण की चौड़ाई, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? बड़ा आसान बात है। दर्पण की जो चौड़ाई होती है ना उसको दर्पण का द्वारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। शायद आपको यह भी क्वेश्चन याद हो गया होगा, लेकिन हम आपसे गुजारिश करेंगे, हाँ आपसे हम यही बात कहना चाहेंगे, जो आप एक बार जाएं और चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ कर आए, बहुत मज़ा आ जाएगा ना। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जब मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर होता है, क्या कहते हैं? जब मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर होता है तो क्या कहलाता है? जब भी मुख्य अक्ष यानी कि मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर होगा तो वह क्या कहलाएगा? तो अभिलंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। जब भी मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर होगा, हाँ, तो क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। चलते हैं नेक्स्ट में। कहता है 13 नंबर क्वेश्चन, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, शायद इस क्वेश्चन से आप भी परिचित होंगे। कहता है हजामती यानी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी से एक बात का हमको पता चलता है, जब आप बचपन में दाढ़ी बनाने जाते होंगे तो आपको बड़ा तकलीफ होता होगा, जब आप बहुत छोटे होंगे। जो नाई बाल काटता है ना, वो नाई का डर से आपका हालत ख़राब रहता है। क्या रहता है? हालत ख़राब रहता है। कैसा हालत ख़राब रहता है? एक बार मुंडी उधर घुमा दिया, आप थोड़ा इधर उधर करते होंगे, आपका डर से हालत ख़राब हो जाए, कहीं एक झापड़ तो नहीं दे दे। मतलब यह घटना सबके साथ होता है। तो हजामती यानी दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा ना, हजामती क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। आपके एग्जाम में गारंटी यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। हजामती यानी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आप पहले से तैयार रहें और जवाब देने के लिए तैयार रहिए। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोगों का? बिल्कुल आसान क्वेश्चन। मोटर गाड़ी, ये जो गाड़ी सब आप देख रहे हैं ना, मोटर गाड़ी में चालक यानी जो ड्राइवर होता है ना, उसके सामने में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो आप याद रखिएगा, उसके सामने में उत्तल दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तर दर्पण। और आपका जो गली होगा ना, गली यानी स्ट्रीट लाइट का भी प्रयोग में उत्तल दर्पण ही किया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, इसको समझते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल आसान है। अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो इस दोनों में क्या संबंध होगा? तो इसका संबंध होगा f इक्वल टू r/2। क्या होगा? f इक्वल टू r/2। यहाँ तक आप बिल्कुल आसानी से एक एक बात समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए क्या कर रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। दर्पण सूत्र क्या होता है? तो दर्पण सूत्र होता है 1/b + 1/u = 1/f। यही लेंस में कहेंगे तो बस बिल्कुल थोड़ा सा बात उसमें बदल जाता है, माइनस लग जाता है। तो दर्पण सूत्र आपको याद हो गया होगा, 1/b + 1/u = 1/f। कोई दिक्कत? चलते क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 नंबर क्या कहता है? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, जिसका आप कई बार जिक्र किए होंगे एग्जाम में भी। गोलीय दर्पण से आवर्धन m बराबर क्या होता है? तो m बराबर होता है -b/u। क्या होता है? m बराबर -b/u। कोई दिक्कत? आवर्धन यानी गोलीय दर्पण से आवर्धन m बराबर होता है -b/u। क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18 नंबर क्वेश्चन। आप बिहार बोर्ड से हैं तो आपको हिंदी में बहुत अच्छा लगता होगा सुनने में कोई भी बात। यदि किसी बात की जिक्र हिंदी में हो तो आप उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो चलिए हिंदी में ही सुनते हैं। क्या कहता है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, क्या कहता है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आप हमेशा याद रखिएगा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कोई दिक्कत? एक जरा सा भी दिक्कत हुआ क्या? चले क्वेश्चन नंबर 90 में देख लीजिए। 90 भी कितना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है आपके लिए है। तो आप बच्चे हैं तो आपके लिए आसान होंगे। हाँ, आसान नहीं, यह एग्जाम के लिए बड़े खतरनाक क्वेश्चन है, आपके लिए आसान है। सोलर कुकर यानी सौर ऊर्जा वाला जो कुकर होगा, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाएगा? तो अवतल दर्पण का उपयोग होगा। कोई दिक्कत? अच्छा, यही क्वेश्चन रिपीट हो गया 20 नंबर में। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आपको शायद यह भी याद हो गया होगा, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल नूनू बाबू वाला, क्योंकि आप हैं नूनू बाबू
तो आपको वही क्वेश्चन मिलेगा और एग्ज़ाम में भी यही नुनू बाबू क्वेश्चन हिट करेगा। तो क्यों ना आप अभी इसको याद कर लो बाबू, है कि नहीं? याद करना बेहद ज़रूरी है। कहता है जिन वस्तुओं से प्रकाश स्वयं उत्सर्जित हो जाता है, अपने आप निकल जाता है ना, उसको हम लोग कहते हैं दीप्त वस्तु। जिन वस्तुओं से प्रकाश स्वयं उत्सर्जित हो जाती है उन्हें दीप्त वस्तु कहा जाता है। इसी का अपोजिट थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग, है ना। क्या कहता है? जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है उसको अदीप्त वस्तु कहते हैं। शायद यह भी बात आपको अच्छा से याद हो गया होगा। तो 22 क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़ लिए, अभी पढ़ते चलेंगे ना। आप मेरे साथ सिर्फ बने रहें, अच्छा लगेगा तो थोड़ा सा आप एक काम कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और विशेष प्रकार के कोई भी यदि नोट्स की आवश्यकता होगा तो ज़रूर संपर्क कीजिएगा। आपको अच्छा से व्यवहारिक रूप में अच्छे से आपका रिस्पेक्ट करके, आपका नोट का रिस्पेक्ट करके आपको भेज दिया जाएगा। तो चलिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा और आभासी बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? अवतल दर्पण में यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब एग्जामिनर जो है ना, जब इसको सेट करता है तो ये क्वेश्चन दे ही देता है। तो क्यों ना हम लोग इस क्वेश्चन को जान ले। क्या कहता है? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा और आभासी बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? तो फोकस और ध्रुव के बीच में जब रखेंगे तो वस्तु जो प्रतिबिंब बनेगा बड़ा और आभासी बनेगा, है ना। इसको आप भी समझ गए होंगे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस दर्पण में आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है? किस दर्पण में आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है? तो यह घटना केवल और केवल समतल दर्पण में होती है। शायद आपको यह भी पता चल गया होगा। कोई दिक्कत है क्या बाबू? कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपको बड़े प्यार से हम समझा रहे हैं, आप प्यार में प्यार देते रहिए, है ना, बने रहिए। एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है काल्पनिक और सीधा। क्या कहता है? काल्पनिक और सीधा। यानी कि एक उत्तल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनेगा ना, तो याद रखिएगा वो काल्पनिक होगा और सीधा होगा। काल्पनिक का मतलब क्या होता है? जो कल्पना हम कर सकते हैं, यानी इमेजिंग कर सकते हैं ना। तो चलिए 26 नंबर क्या कर रहा है उसको भी देख लें। कोई दिक्कत है क्या? जरा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। 26 नंबर, एक अवतल दर्पण में वस्तु फोकस के भीतर है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? काल्पनिक और आवर्धित। देखिए आपके सामने में आपका आंसर है काल्पनिक और आवर्धित। कोई दिक्कत है क्या? चलते हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन को बड़े प्यार से समझने के लिए, क्योंकि प्यार से दुनिया जीता जाता तो फिजिक्स को क्या नहीं जीत सकते हैं। कहता परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? फिर से समझिएगा, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो इस कोण को बस परावर्तन कोण कहेंगे। लेकिन यही आप क्या कहता है? अपवर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो आपतन कोण कहते हैं। बड़े प्यार से आप समझ गए होंगे। चलिए, ज़्यादा प्यार भी होना थोड़ा सा लाजमी हो जाता है, थोड़ा सा कम में प्यार कीजिएगा, क्या दिक्कत है ना। लेकिन प्यार थोड़ा सा वीडियो पे अच्छा खासा आप लोग दीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, लोग पढ़े ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। अभी हम आपको सब्सक्राइब करने कह ही नहीं रहे, नहीं कीजिए आप, बस आप पढ़िए, आप तेज़ बन जाइए। ज़रूर एक दिन मन करेगा जो सर को थोड़ा सपोर्ट कर दें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत बड़ा बात है। किस दर्पण द्वारा, कहता है किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? तो तीनों दर्पण, उत्तल, अवतल, समतल, यह ऐसा होता है आभासी प्रतिबिंब सब में प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी दर्पण से उत्तल हो, अवतल हो, समतल हो, सब में आभासी प्रतिबिंब बन सकता है ना। कोई दिक्कत? चलिए 29 नंबर में हम लोग चलते हैं। बड़े आसान क्वेश्चन है, यह बड़ा प्यारा सा है, नन्हा सा क्वेश्चन है, लेकिन खतरनाक होता है। किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है? किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है? तो यह केवल और केवल अवतल दर्पण द्वारा संभव हो सकता है, बाकी किसी में नहीं। तो 30 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, बड़े प्यार से देखिएगा, बड़े प्यार से अंजाम देंगे हम लोग, है ना। चलिए, ये क्या है? ये क्या है? ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, है ना? दिख रहा है नहीं क्वेश्चन? ये नहीं दिख रहा? चलिए इसको थोड़ा सा, वैसे दिख रहा होगा आपको, शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। अच्छा, टेक्निकल प्रॉब्लम को हम 1 सेकंड में ठीक कर लेते हैं, बस आप बने रहें। देखिए ठीक हो गया। चलिए अब थोड़ा बड़ा कर देते हैं, कर दे बड़ा, कर दें। कहता है ना, वस्तु का छोटा तथा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा बनाया जा सकता है? तो यह केवल और केवल उत्तल दर्पण द्वारा हो सकता है। यह घटना केवल और केवल उत्तल दर्पण द्वारा हो सकता है। हाँ, चलते हम लोग 31 नंबर में। 31 क्या कहता है?
बड़ा आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान। आवर्धन का धनात्मक मान प्रतिबिंब क्या कहता है? आवर्धन का धनात्मक मान प्रतिबिंब का क्या बताता? आवर्धन का धनात्मक मान प्रतिबिंब का क्या बताता? प्रतिबिंब का सीधा होना बताता है। क्या बताता है? जो प्रतिबिंब क्या है? सीधा है। क्या बताता है? प्रतिबिंब सीधा है ना। आवर्धन का धनात्मक मान प्रतिबिंब का सीधा होना बताता है। 32 नंबर में अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन कैसा होता है? यह हमेशा धनात्मक होता है। यह कैसा होता है? हमेशा धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर में क्या है? क्या है 33 में? 33 में है क्वेश्चन, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण में नहीं बनता? तो उत्तल और समतल में वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है ना। क्या कहते हैं? वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण में नहीं बनता है? तो यह उत्तल और समतल में नहीं बनता है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 34 नंबर क्या कह रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है बाबू। हाँ, समतल दर्पण में वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो आभासी और वस्तु के आकार का होता है। कैसा होता है? आभासी और वस्तु के आकार का। फिर देखिए क्या कहता है 35 नंबर में, शायद ये क्वेश्चन को हम लोग पीछे देख चुके हैं। वह पदार्थ जिससे आर पार दिखाई दे उसको पारदर्शी, जिससे ना दे उसको अपारदर्शी, और जिससे हल्का धुंधला दिखाई दे उसको पारभासी कहते हैं। कोई दिक्कत है? अब चलिए हम लोग देखते हैं 37 नंबर के क्वेश्चन को। किसको देखेंगे? 37 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? हमेशा धनात्मक होती है। फिर आ जाइए 39 नंबर क्वेश्चन। देखिए कितना बढ़िया से आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। लेकिन हम आपसे जिक्र करेंगे पीछे जाके चैप्टर के पूरे बातों को आराम से समझे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को देखें, बहुत मजा आएगा। प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? यह घटना जो होता है ना, प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है जिसको आप रेनबो कहते हैं, यह बात सर आइजैक न्यूटन महोदय ने कहे थे। और जानते हैं ना आप, यदि फिजिक्स है तो न्यूटन है और न्यूटन है तो फिजिक्स है। सबसे बड़ा यही बात है। सूर्य से आने वाला प्रकाश होता है, तो जब भी सूर्य के किरण यानी कि सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी पे आएगा ना तो वह समांतर रेखा में आती है। कैसी आती है? तो समांतर आता है। यह भी क्लियर हो गया होगा। चलिए 49, अब हम लोग इसको ख़त्म भी करेंगे। सारे VVI क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आप माइंड में रखिएगा और अपने बड़े बुजुर्ग को भी दीजिएगा जो BPSC, बड़े बुजुर्ग मतलब बुढ़वा सबको नहीं दे आइएगा, जो BPSC UPSC सबका तैयारी करता होगा। बहुत खतरनाक, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। कहता गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो वह जो होता है ना बाबू, वह वक्रता त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या कहलाता है। कोई दिक्कत? अब आ जाइए 42 नंबर क्वेश्चन में। देखिए यह तो और मज़ेदार है ना, क्या बात है। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो यह तो सिंपल बात है, अवतल में हमेशा बड़ा प्रतिबिंब। 10th फिजिक्स BR बोर्ड। अगर सबसे बड़ा बात, अगर सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूर्य की तरह तपना और जलना सीखो, क्योंकि सूर्य पहले तपता है, गर्म होता है, फिर जाकर जलता है ना। तो यदि आपको सूर्य की तरह फिर जाकर चमकता है ना, यदि आपको सूर्य की तरह चमकना है तो पहले जलना सीखिए, तपिए, गुरुजी का लाठी खाइए, तब जाकर आप सफल होइएगा। इतना आसान नहीं है सफल बाबू, बहुत मेहनत करने के बाद सफलता मिलता है। तो क्यों ना हम लोग मेहनत करें और लोगों नहीं, अपने गुरु माता पिता इन सब के बातों को, एक एक बात को आप हमेशा गौर कीजिएगा। जीवन में सफलता गारंटी आपको मिलेगा, है ना। किसी भी क्षेत्र में आपको यदि सफलता चाहिए तो माँ पिता और गुरु का आशीर्वाद आपको चाहिए। तो अगर सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूर्य की तरह तपना और जलना सीखो, तब आप सूर्य की तरह चमकोगे। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे। आप लोग थोड़ा प्यार बांटते रहिए जिस प्रकार से हम आपके साथ बांट रहे हैं। धन्यवाद।